नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बिल्कुल एक डिफरेंट एंगल डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक हल्की सी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस वीडियो को देखने से पहले ना आप पॉलिटिकल जो भी इंक्लिनेशन होगा आपका उसको एकदम से बिल्कुल भी साइड रख देना और एक बार इस पूरी वीडियो को आप न्यूट्रली देखना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो इस पूरे मामले के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज कमेंट्स कर रही हैं, फिर अपोजिशन पार्टीज कमेंट कर रही हैं। देखो रिसेंटली क्या हुआ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, आप सबको पता है कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक इंडियन एयरफोर्स का कॉन्वॉय जा रहा था और उसके ऊपर अचानक से हमला हो जाता है। कुछ आतंकवादी हमला कर देते हैं उसके ऊपर और उसमें हमारे एक सोल्जर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके बाद, इस पूरे इंसिडेंट के बाद, पूरी पॉलिटिकल महकमे में एकदम से जैसे जंग सी छिड़ जाती है। एक तरफ का महकमा है वो कुछ कहता है, दूसरे तरफ दूसरा कमेंट करते हैं। वैसा ही एक कमेंट अभी हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर के लीडर है, जो सो कॉल्ड मतलब बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, फारूक अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के हेड भी हैं, उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसको आप सुनोगे तो बीइंग एन इंडियन शायद आपको इंसल्टेड फील हो, शायद आपको चीटेड फील हो। अभी हुआ क्या है रिसेंटली कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। देखो, इस पूरा अटैक हुआ इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर। मैंने उस पूरे अटैक की वीडियो भी बनाई थी, आपको पूरा कवर भी किया था वो चीज़। तो उसमें जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने रिएक्ट करते हुए, राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अभी आगे हम देख लेंगे मैप के अंदर में कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर होता क्या है। तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान ने हमारा कश्मीर का हिस्सा इलीगली ऑक्यूपाई करा हुआ है, वहाँ के लोग एक टाइम आएगा जब खुद कहेंगे कि भाई हमें जो है ना आप इंडिया के साथ में मिला दो। जो मुजफ्फराबाद वाला एरिया, जो मीरपुर वाला एरिया है, वो सब एरिया पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया है। वहाँ पर बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन रहती है और कहीं ना कहीं वो पॉपुलेशन जो है उनका इंक्लिनेशन हमेशा से इंडिया की तरफ देखा गया है। तो कई बार ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब उन्होंने इन्फिल्ट्रेटर्स को रोका है, जब उन्होंने आर्मी को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है कि भाई देखो ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं आतंकवादी यहाँ से। ऐसा बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस हो चुके हैं और बहुत चीज़ें डॉक्यूमेंटेड भी हैं, बहुत सारे पेपर्स भी हैं। मैं लिंक डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि पीओके जो है, पाकिस्तान की आज की जो हालात हैं, आप देखो पाकिस्तान के अंदर में, कल ही मैंने एक वीट स्कैम का वीडियो बनाया था। ये तो बहुत छोटा स्कैम था, बहुत बड़े बड़े स्कैम पाकिस्तान के अंदर में हैं। इकोनॉमिक ट्रबल्स हैं, इतनी सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ हैं, बलूचिस्तान अलग होना चाहता है, फिर वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा रीजन पूरा अलग होना चाहता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के अंदर में इतनी हैं, तो उनसे अपनी कंट्री संभल नहीं रही है। वो जो हमारा पार्ट जो उन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया है उसको वो क्या संभालेंगे। इसी चीज़ को कहते हुए राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो जनता है वो खुद कहेगी कि भाई हमें इंडिया के साथ में मर्ज कर दो। अब आप एक बार इस स्टेटमेंट को समझना, सुनना और आप खुद सोचना कि इस स्टेटमेंट में क्या गलत था, या इस स्टेटमेंट को अगर न्यूट्रली भी आप सोचो तो अगर आपको इसकी मुखालफत भी करनी है तो आप किस तरीके से करोगे। अगर आपको मुखालफत करनी है तो आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि भाई हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही थी, हमारी इंटेलिजेंस सर्विस क्या कर रही थी जब हमारे इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक हो जाता है। या आप दूसरा सवाल पूछ सकते हो कि भाई हमारे इंडियन एयरफोर्स का जो कॉन्वॉय है, जो हम ट्रेवल करने के लिए व्हीकल्स यूज़ करते हैं, वो इतनी पुरानी क्वालिटी की क्यों है, या वो इतनी आउटडेटेड क्यों है। क्यों नहीं हम नए व्हीकल्स डेवलप कर रहे हैं, क्यों नहीं हम जैसे यूएस यूज़ करता है मूव करने के लिए मोबाइल व्हीकल्स, हम वो वैसे ही व्हीकल्स क्यों नहीं यूज़ करते, क्यों इतनी ईजिली अटैक हो जाती है हमारे कॉन्वॉय के ऊपर। ये सारे सवाल वैलिड हैं। हमारी इंटेलिजेंस सर्विस क्या कर रही थी उस समय पर, आप ऐसे सवाल पूछ सकते हो। ये सारे सवाल वैलिड हैं। बट आप देखिए फारूक अब्दुल्ला साहब ने इस पर कमेंट करते हुए क्या बोला। जब उन्होंने पीओके वाली बात बोली राजनाथ सिंह साहब ने, तो फारूक अब्दुल्ला ने बोला कि भाई पाकिस्तान की जो सेना है उसने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, उनके पास भी एटम बम्स हैं और वो एटम बम वो हम पर मार देंगे। अगर पाकिस्तान को यही एटम बम यूज़ करना होता तो वो 1998 में कारगिल वॉर के टाइम पर कर लेते, इतना ही था। तो कारगिल वॉर में क्या हुआ, और दो वॉर ऑलरेडी जो फुल फ्लेजेड वॉर हुई 1965 की और 1971 की। 1971 की वॉर में 93,000 सोल्जर्स जो है वो अपने घुटनों पर आ गए पाकिस्तान के। पूरा पाकिस्तान को अलग कर दिया, एक नया देश पैदा हो गया वहाँ पर। और आप उस पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रहे हो कि भाई उन्होंने चूड़ियाँ थोड़ी पहन रखी हैं। तो आप एक बार सोचिएगा कि ये स्टेटमेंट कहाँ तक सही है। ये तो एक तरीके से क्वेश्चन करना हो गया ना। आप इंडियन आर्मी के या अपने पूरे इंडियन डिफेंस फोर्सेस के पूरे मतलब उसके ऊपर आप क्वेश्चन कर रहे हो कि वो क्या कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी। ये चीज़ वो हमेशा से करते आए हैं। जैसे उन्होंने पहले एक बार स्टेटमेंट दे दिया था, ऐसे ही कहने में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान जो है वो चाहता था कि प्लेबिसाइड हो,
और जो प्रॉमिस हुआ था, क्योंकि देखो जम्मू एंड कश्मीर में, जब जम्मू एंड कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किया था महाराजा हरी सिंह ने, तो उसी चीज़ को वो रेखांकित करते हुए कहते हैं कि भाई जब हमारी सरकार आएगी, और ये चीज़ उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखवाई थी जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे 1990s का, तो उन्होंने कहा था कि हम जम्मू एंड कश्मीर में प्लेबिसाइड करवाएंगे कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ। भाई 1990 में ये सवाल क्या खड़ा भी होता है प्लेबिसाइड का? तो ऐसे स्टेटमेंट्स वो देते हुए आए हैं। और अगर आप देखोगे ना, ये इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर में ये सबसे इजी चीज़ है, ये इंडिया की ही पॉलिटिक्स है, या इंडिया ही एक मात्र ऐसी कंट्री है और जहाँ पर आपको इतनी फ्रीडम मिलती है कि आप मिलिट्री के ऊपर या मिलिट्री के किसी ऑपरेशन के ऊपर इतनी ईजिली क्वेश्चन उठा देते हो। आप किसी और कंट्री में चले जाओ, आप पाकिस्तान में चले जाओ, पाकिस्तान में सेना छींक देती है तो सरकारें गिर जाती हैं वहाँ पर। आप चाइना के अंदर में चले जाओ, गायब हो जाओगे, पता नहीं चलेगा आप कहाँ गए। किसी भी कंट्री को देख लो आप, इजराइल, यूएस, कोई भी कंट्री देख लो, कोई खुद को कितना भी डेमोक्रेटिक कहता हो, इतनी फ्रीडम कोई नहीं देता। इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो इतनी फ्रीडम आपको देती है कि आप अपने एसी कमरे में बैठ के बहुत ईजिली मिलिट्री पर, हमारे डिफेंस सर्विसेज, जहाँ पर एक जवान शहीद हुआ, उस पूरे इंसिडेंट के ऊपर आप सवाल उठा देते हो, आप बहुत इजीली उठा देते हो। और सिर्फ ये नहीं, ये रिपीटेडली ये चीज़ें चलती हैं। अब एग्जैक्टली क्या हुआ कि इस पूरे इंसिडेंट के बाद जब फारूक अब्दुल्ला ने कमेंट किया, उसके बाद फिर तो पूरा मतलब पॉलिटिक्स ही हो गई, पूरी कंट्रोवर्सी हो गई। कुछ बीजेपी के नेताओं ने कहा कि ये जो लीडर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, फारूक अब्दुल्ला जैसे, इनके ऊपर पाकिस्तानी इंप्रेशन है, इनको बहुत मतलब पाकिस्तान इनको बहुत पसंद है, इनको वहीं चले जाना चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाने लगे। वो तो फिर पूरा मामला ही पॉलिटिकल हो गया हालांकि। लेकिन एग्जैक्टली फारूक अब्दुल्ला, राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा और फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा, एक बार आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप खुद जज करिएगा कि कौन सही है, कहाँ तक सही है ये चीज़ें, कहाँ तक गलत है। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिए। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरे। तो आई होप आपने ये वीडियो देख ली होगी और आप खुद जज कर लिया होगा आपने। अब ये स्टेटमेंट सुन करके आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है वहाँ पर। अभी देखो, ये चीज़ ना, कहने का मतलब ये है मेरा साफ साफ यहाँ पे कि ये चीज़ सिर्फ इंडिया के अंदर ही होती है, और एक बार नहीं, ये रिपीटेडली ये चीज़ें होती हैं जब हमारे डिफेंस फोर्सेस पर क्वेश्चन उठाया जाता है, या हमारे कंट्री में कोई जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन, जैसे बालाकोट स्ट्राइक के ऊपर बड़ी इजीली क्वेश्चन उठा दिया गया था। और फिर उसके बाद हालांकि बाद में वो चीज़ कंफर्म हुई कि हाँ ऐसी एयर स्ट्राइक हुई थी, तो भाई सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए थी। बहुत सारी पार्टीज ने मांगी भी थी माफ़ी सामने आकर के। अभी रिसेंटली एक और घटना हुई, एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, कांग्रेस के नहीं सॉरी, शिवसेना के एक बहुत बड़े लीडर हैं महाराष्ट्र के, और अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं जिनका नाम है विजय वाट्टीतिवार। अब विजय वाट्टीतिवार साहब ने मतलब 26/11 का जो अटैक हुआ था, आप सबको पता है कि उस 26/11 के अटैक में अजमल आमिर कसाब नाम का जो आतंकवादी था उसको जिंदा पकड़ लिया गया था, और उस आतंकवादी के ऊपर कई सारे केसेस थे। 166 मर्डर केसेस उसके ऊपर, 302 के मामले चल रहे थे, आतंकवाद का मामला था, सब कुछ था उसमें। हमारे पुलिस फोर्स के एक बहुत वीर ऑफिसर जो थे जिनका नाम था हेमंत करकरे साहब, वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो हेमंत करकरे साहब मतलब अजमल कसाब के ऊपर ये आरोप था कि उसकी गोली से ही हेमंत करकरे साहब की डेथ हुई है। अब विजय वाट्टीतिवार साहब ने सीधा सीधा उसके ऊपर क्वेश्चन उठा दिया। उन्होंने कह दिया, मतलब आप सोचिए कि कितना अनर्गल आरोप है ये। उन्होंने एक तरीके से कह दिया कि अजमल कसाब की गोली से तो हेमंत करकरे साहब की डेथ ही नहीं हुई थी, उनकी डेथ तो एक फेलो पुलिस ऑफिसर था उसकी गोली से हुई थी, और वो फेलो पुलिस ऑफिसर जिसने हेमंत करकरे साहब को गोली मारी थी वो आरएसएस से एफिलिएटेड था। अब ऐसे बयान सुन करके बीइंग एन इंडियन आप क्या सोचते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसे जो लीडर्स हैं क्या उनके खिलाफ एक्शंस नहीं होने चाहिए। वो ऐसे कमेंट्स कर देते हैं आर्मी के ऊपर, पुलिस के ऊपर वेरी इजीली, जहां पर अपनी जान पर खेलकर हेमंत करकरे साहब ने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था, उनकी वजह से कितने लोगों की जान बची थी, उसको बिल्कुल नकारते उन्होंने कह दिया कि फेलो पुलिस पर्सनल ने उनको गोली मार दी थी। तो ये बात तो बिल्कुल अनर्गल है, और ये चीज़ तो प्रूफ है इसका, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसका, आप जा करके पढ़िए। आप पढ़िएगा कि अजमल आमिर कसाब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद जब इस पूरे मामले के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हो गई, तो खुद को डिफेंड करने के लिए उन्होंने कह दिया कि मैंने तो साहब एक किताब से कोट करके ये चीज़ बोली थी, उस किताब में लिखा हुआ था। जब उस किताब में लिखा हुआ है, आप बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन यू शुड हैव, मतलब स्टार्टिंग में आपको उस चीज़ को
कंफर्म करना चाहिए था कि क्या एग्जैक्ट हुआ था, दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए थी। आपने उस किताब को पढ़ा और आपने आके मीडिया पे बोल दिया, बट वहाँ पर आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं। वो हज़ारों लोग क्या इंप्रेशन लेंगे? आपको देश के बाहर के लोग भी देख रहे हैं। जो फॉरेन मीडिया पूरी तरीके से इंडिया के ऊपर, इंडिया के पीछे पड़ा रहता है, वो फॉरेन मीडिया सोचिए इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करेगा अपनी कंट्री के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इन पॉलिटिकल लीडर्स को सोचनी चाहिए एक बार में, ठीक है। तो ऐसी कभी कभी स्लिप ऑफ टंग होता है, कभी कभी ऐसी आप बोल देते हो कुछ और आपका मतलब कुछ और होता है, बट यहाँ से तो साफ साफ मतलब पता चल रहा है। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको सुना दिया, अब एक दूसरा वीडियो आपको सुनाऊंगा। पंजाब के जो पूर्व सीएम थे चरणजीत सिंह चन्नी साहब, उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट पे जो इंडियन एयरफोर्स के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ और उसमें जो हमारे एक सोल्जर जो शहीद हुए, उनके ऊपर, इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर इसको पॉलिटिकल मतलब एजेंडा, एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह बोल दिया उन्होंने। आप इस वीडियो को सुनिए चरणजीत सिंह चन्नी साहब का, और फिर आप जज करिएगा कि ये कहाँ तक सही है। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। तो आई होप आपने इनका भी वीडियो सुन लिया। अब आप बताओ कि आप जहाँ पर एक हमारा सोल्जर शहीद हो जा रहा है, वहाँ पर आप ऐसे क्वेश्चंस उठा देते हो। अब अगर आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर की हालात देखोगे तो देखो, मैंने पहले भी आपको मैप के थ्रू समझाया था, ये मुजफ्फराबाद है, ठीक, ये हमारा मतलब कश्मीर का ही पार्ट है जिसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है पाकिस्तान ने। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको मीरपुर दिख रहा है। ये दोनों एरियाज जो हैं मीरपुर और मुजफ्फराबाद के, ये पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किए हुए हैं। अब मैं थोड़ी सी आपको पॉलिटिक्स समझाता हूँ इस पूरे एरिया की। देखो क्या है एक्चुअल में कि इसी मुजफ्फराबाद से कुपवाड़ा की तरफ और बारामूला की तरफ इन्फिल्ट्रेशंस होती हैं। दूसरा इन्फिल्ट्रेशन होता है मीरपुर से पुंछ और राजौरी की तरफ इन्फिल्ट्रेशंस होता है। अब ये बात आर्मी को, डिफेंस फोर्सेस को बहुत अच्छे से पता है। अब एक्चुअल में जो आतंकवाद है, एक्चुअल में जो मिलिटेंसी है ज़्यादा, वो इस, देखो ये कश्मीर का साउथ रीजन माना जाता है इस वाले एरिया को, जो मैंने ये लाइन खींच रहा हूँ। तो मतलब पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम, बडगाम, राजौरी, मीरपुर, पुंछ, ये सब जो एरिया हैं ये साउथ कश्मीर में आते हैं। और ऊपर का जो ये एरिया है ये नॉर्थ कश्मीर में आता है, जहाँ पर मुजफ्फराबाद, कुपवाड़ा, बंदीपुरा, ये सब एरिया, श्रीनगर, ये सब एरिया जो है, बारामूला, ये नॉर्थ कश्मीर में आता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो साउथ कश्मीर का एरिया है, अनंतनाग वाला खास तौर से, ये साउथ कश्मीर का एरिया ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहता है और यहाँ पर मिलिटेंसी भी अपने चरम पर है। इनफैक्ट एक जो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से ऑपरेट करता था पूरी तरीके से, हालांकि अब तो उसकी कमर तोड़ दी गई है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था हिजबुल मुजाहिदीन। और ये हिजबुल मुजाहिदीन एक्चुअल में क्या था कि ये कश्मीर बेस्ड ही ऑर्गेनाइजेशन था, ये कोई बाहर का ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशंस देखते हो ना, अलकायदा कहीं और बेस्ड है, आईसिस जो है वो सीरिया इराक में बेस्ड है, या लश्कर ए तैयबा जो है वो पाकिस्तान में बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे कहानी बिल्कुल अलग थी। हिजबुल मुजाहिदीन लोकल एक नेता था, शेख सैयद सलाउद्दीन। सैयद सलाउद्दीन जो है वो इस हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना था, और वो जो है वो कश्मीर का ही बाशिंदा था, मतलब वो इंडियन सिटीजन था। और उसने ये हिजबुल मुजाहिदीन बना करके पूरे वैली में, पूरे कश्मीर वैली के अंदर में आतंकवाद को फैलाया था। अब वो जो आप शेख सैयद सलाउद्दीन जो था, वो अगर आप देखोगे तो वो एक्टिव कहाँ पे था, वो एक्टिव था बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। ये बडगाम बिल्कुल आपको कश्मीर के सेंटर में जो दिख रहा है, बारामूला के जस्ट नीचे, पुंछ के जस्ट बगल में ये बडगाम है। और उसने सबसे शॉकिंग खबर ये कि 1987 में उसने कांग्रेस का, उसको टिकट मिला था चुनाव लड़ने के लिए एमएलए का, और उसने कंटेस्ट भी किया था। हालांकि होगा क्या कि कांग्रेस का उस समय पर एक अलायंस हो गया नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किसकी है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी इन्हीं फारूक अब्दुल्ला साहब की है, जो फारूक अब्दुल्ला साहब अभी पाकिस्तान के गुणगान गा रहे थे। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एक अलायंस हुआ था। तो उसके बाद से कांग्रेस ने उससे टिकट अपना सैयद सलाउद्दीन से ले लिया था। तो फिर उसने एक और पार्टी बनी थी, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के टिकट से चुनाव लड़ा था। तो आप समझ लो कि जो बडगाम में जो आतंकवादी चुनाव लड़ रहा है, और उस समय हिजबुल मुजाहिदीन वो बना चुका था। और जिस समय उसने चुनाव के लिए कॉन्टेस्ट किया था, मैं आपको बता दूं, उस समय पर यूएस ने उसको ऑलरेडी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया था। वो बडगाम से चुनाव लड़ रहा है। आप समझ लो कि क्या हालात थे उस समय पर पूरे कश्मीर वैली के, और आज क्या हालात हैं उस समय। अब क्या हुआ था कि ये जो बडगाम वाला एरिया है, पुंछ वाला एरिया है, राजौरी, बारामूला, ये सब हाईली डिस्टर्ब्ड एरिया हैं, और ये हिजबुल मुजाहिदीन के एक तरीके से गढ़ हुआ करते थे। अब जैसे ही 370 यहाँ से हटा है, 370 हटने के बाद हुआ क्या है कि यहाँ पर जो ऑटोनॉमी एक तरीके की हुआ करती थी वो चली गई है।
अब ये सब कुछ सेंटर से रूल हो रहा है, मतलब एक तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर का काफ़ी पावर है वहाँ पर। अब जैसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर का पूरा पावर है यहाँ पर, तो यहाँ पर काफ़ी सीरियस क्रैकडाउन किए गए। बहुत सारे जो हाइडआउट्स हैं हिजबुल मुजाहिदीन के, वो सब तोड़ दिए गए। और सबसे बड़ी चीज़, साल 2019 के बाद पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डिलिमिटेशन किया गया। डिलिमिटेशन मतलब परिसीमन। अब उससे क्या किया गया कि ये पुंछ और राजौरी, इस दोनों डिस्ट्रिक्ट को जोड़ दिया गया अनंतनाग के साथ। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पर सांसद का चुनाव होने वाला है, वो अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, ये सब एरियो में होने वाला है। ये सब एक ही एरिया में आएंगे और यहीं से जो बहुत बड़ी पीडीपी की लीडर हैं महबूबा मुफ्ती, वो चुनाव लड़ रही हैं। तो अब जो डायनेमिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, क्योंकि जो इन लोग का गढ़ हुआ करता था जहाँ से ये चुनाव जीतते थे, वहाँ पे वो और भी एरिया जोड़ दिए गए हैं। जैसे पुंछ में अगर आप देखोगे, ये बॉर्डर वाले एरिया हैं। अब जो आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करते हैं, एक बात सोचना, वो यहाँ पर पुंछ में क्यों नहीं हाइड आउट लेते हैं अपना, वो हाइड आउट अनंतनाग में क्यों लेते हैं, या वो हाइड आउट बारामूला में क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईजिली हाइड आउट करने के लिए उनके पास पॉपुलेशन जो है वहाँ पर, जो सेपरेटिस्ट हैं वहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा है और वो शरण देते हैं उन लोगों को। जैसे अभी आप देखो, इंडियन एयरफोर्स ने कई सारे लोग को डिटेन किया। क्यों डिटेन किया? क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों को शरण दी थी। तो पुंछ में अगर आप देखोगे जो पॉपुलेशन, वो ज़्यादातर गुजर बकरवाल पॉपुलेशन है या पहाड़ी पॉपुलेशन है, जो कि इन्फिल्ट्रेटर से बहुत ज़्यादा नफरत करती है, जो कि जो पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर, जो आतंकवादी, उनसे बहुत नफरत करती है। उनको समझ में आता है कि हमारे यूथ को ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, और इसीलिए वो लोग इन्फॉर्मेशंस दे देते हैं फोर्सेस को। और इसलिए तो जो भी इन्फिल्ट्रेशंस यहाँ से होते हैं, वो लोग भाग करके तुरंत अनंतनाग में जा करके शरण लेते हैं। और इसीलिए ये पूरा एरिया जो साउथ कश्मीर का वैली है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है इस मिलिटेंसी की वजह से। लेकिन साल 2019 के बाद से ये मिलिटेंसी अपने बिल्कुल कम हो गई थी। अभी क्या हुआ है कि क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं, और अगर इलेक्शन, क्योंकि हर बार क्या करते हैं ना, ये जो मिलिटेंट्स हैं, ये कोशिश ये करते हैं लोगों से और ये करके कि भाई आप बॉयकॉट कर दो इलेक्शंस को, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या होगा, लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, और लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो बात सेंटर तक पहुंचेगी नहीं, और डेवलपमेंट कभी आएगा नहीं कश्मीर में। और जब डेवलपमेंट नहीं आएगा तभी तो आप सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का पाओगे। अब लोग, डेवलपमेंट अगर सरकार ला देती है किसी जगह पे, तो आप लोगों से क्या कहोगे? लोग तो कहेंगे भाई हमको तो शिक्षा भी मिल रही है, हमको तो राशन भी मिल रहा है, हमको तो ये भी मिल रहा है, हमारे पास तो रोड भी अच्छी, तो हम क्यों सरकार से नाराज़ हो, हमारे लिए तो ठीक ही है ये सरकार। तो आप उनको भड़का नहीं पाओगे। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है इलेक्शन में, कि इलेक्शन होने ना दिया जाए या कम वोटर टर्नआउट हो, तो लोग जो हैं वो ज़्यादातर नाराज़ हो जाएं गवर्नमेंट से कि डेवलपमेंट तो हमारे यहाँ हो ही नहीं रहा है, तो इसीलिए भाई हम तो गवर्नमेंट को नहीं सपोर्ट करेंगे। तो इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना करके जो मिलिटेंट्स हैं वो इस चीज़ को यूज़ करते हैं, और इसीलिए इलेक्शंस के टाइम पर ऐसे जो अटैक हैं, वो लोग हमेशा कोशिश करते हैं ऐसे अटैक्स को करने की। और जो हमारे अभी एक सोल्जर वीरगति को प्राप्त हो गए, उनके ऊपर जब आप ऐसे कमेंट करते हो, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग, तो ये बिल्कुल ये गलत है, और इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करनी चाहिए, और उनको सामने आकर के एटलीस्ट माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने किसी और टर्म में बोला हो या कुछ और कॉन्टेक्स्ट में बोला हो, तो उनको इसको सामने आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए इस पूरे स्टेटमेंट के लिए। तो आई होप आपका आज का पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।